तो हमारे एक लिसनर ने कुछ सोर्सेज भेजे हैं जो सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 पर हैं। अच्छा। हाँ, मतलब राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट। ये एक लेक्चर के हिस्से लगते हैं और ख़ास तौर पर ये कानून के बिल्कुल शुरुआती हिस्से को देखते हैं। यानी इसकी प्रस्तावना और धारा 1। एग्जैक्टली, प्रियम्बल और सेक्शन 1। अब देखिए, हम सब ने आरटीआई फाइल करने, जानकारी मांगने के बारे में सुना है, शायद किया भी हो। लेकिन आज हमारा मकसद कुछ और है। हम इस कानून की आत्मा को समझना चाहते हैं। ये क्यों बनाया गया, इसके दिल में कौन सी सोच है। बिल्कुल। तो चलिए आज इस कानून के डीएनए को डिकोड करने की कोशिश करते हैं, ठीक इसके पहले शब्दों से। बहुत दिलचस्प। तो शुरुआत करते हैं प्रस्तावना यानी प्रियम्बल से। ये किसी भी कानून का मिशन स्टेटमेंट जैसा होता है ना। हाँ, एक तरह से उसकी आत्मा या उसका उद्देश्य। हाँ, उद्देश्य। सोर्सेज बताते हैं कि इसके दो सबसे बड़े मकसद हैं। एक है पारदर्शिता यानी ट्रांसपेरेंसी, और दूसरा जवाबदेही, अकाउंटेबिलिटी। राइट। सुनने में ये शब्द बहुत भारी भरकम लगते हैं। असल में इनका मतलब क्या है? बिल्कुल। और प्रियम्बल सिर्फ ये शब्द बताती नहीं है, वो इसका कारण भी बताती है। अच्छा। हाँ, वो कहती है कि एक स्वस्थ लोकतंत्र को काम करने के लिए जागरूक नागरिक चाहिए, एन इन्फॉर्म्ड सिटीजनरी। मतलब ऐसे लोग जिन्हें पता हो कि सरकार क्या कर रही है, क्यों कर रही है। ओके। जब लोगों को जानकारी होती है तभी तो वो सवाल पूछ सकते हैं। और जब सवाल पूछे जाते हैं तो भ्रष्टाचार पर लगाम लगती है और सरकारें जनता के प्रति जवाबदेह बनती हैं। तो पारदर्शिता सिर्फ एक अच्छी बात नहीं, ये भ्रष्टाचार रोकने का एक बहुत शक्तिशाली हथियार है। बिल्कुल, अ वेरी पावरफुल टूल। ओके, तो ट्रांसपेरेंसी इज अ टूल, ये बात समझ में आती है। पर क्या इसकी कोई लिमिट नहीं है? क्या सरकार को सब कुछ, हर एक बात जनता को बता देनी चाहिए? नहीं, क्योंकि कानून खुद ये मानता है कि ये इतना सीधा नहीं है। प्रियम्बल में ही ये लिखा है कि जानकारी देने से दूसरे सार्वजनिक हितों का टकराव हो सकता है। और यही इस कानून की सबसे दिलचस्प और सबसे जरूरी बात है। कानून बनाने वाले ये जानते थे कि 100% ट्रांसपेरेंसी ना तो मुमकिन है और ना ही हमेशा फायदेमंद। तो किन हितों की बात हो रही है यहाँ? सोर्सेज 3 मुख्य टकरावों की बात करते हैं। पहला है सरकार का कुशल संचालन, मतलब एफिशिएंट ऑपरेशंस ऑफ द गवर्नमेंट। एक मिनट, कुशल संचालन? ये तो किसी भी जानकारी को छिपाने का एक बहुत अच्छा बहाना लग सकता है। लग सकता है। इसका कोई ठोस मतलब है? मतलब असल जिंदगी में ये कैसा दिखेगा? ये बहुत अच्छा सवाल है। सोचिए, अगर किसी बड़ी नीति पर, मान लीजिए कोई नई आर्थिक नीति पर, कैबिनेट में बहस चल रही है। अगर उस मीटिंग की हर बात, हर शब्द को अगले ही दिन पब्लिक करना पड़े, तो क्या मंत्री और अधिकारी खुलकर अपनी राय रख पाएंगे? शायद नहीं। नहीं रख पाएंगे। वो हमेशा इस डर में रहेंगे कि उनकी शुरुआती कच्ची बातों का क्या मतलब निकाला जाएगा। कुछ नीतियां तो बनने से पहले ही विवादों में दम तोड़ देंगी। राइट। यही है कुशल संचालन पर असर पड़ना। एब्सोल्यूट ट्रांसपेरेंसी कभी-कभी डिसीजन मेकिंग को पंगु बना सकती है। ओके, मेक सेंस। दूसरा टकराव क्या है? दूसरा है सीमित वित्तीय संसाधनों का इष्टतम उपयोग। ऑप्टिमम यूज ऑफ लिमिटेड फिस्कल रिसोर्सेज। मतलब पैसे का सही इस्तेमाल। हाँ। हर जानकारी को इकट्ठा करना, उसे तैयार करना और लोगों तक पहुंचाना, इसमें समय, मेहनत और पैसा लगता है। सही बात है। अगर कोई ऐसी जानकारी मांगे जिसे निकालने में हजारों घंटे और लाखों रुपए लग जाएं और उसका सार्वजनिक फायदा बहुत कम हो, तो क्या ये टैक्स पेयर्स के पैसे का सही इस्तेमाल है? कानून इस पर भी ध्यान देता है। और तीसरा तो जाहिर है संवेदनशील जानकारी की गोपनीयता, कॉन्फिडेंशियलिटी ऑफ सेंसिटिव इंफॉर्मेशन। जैसे देश की सुरक्षा, विदेशी सरकारों से रिश्ते या किसी की बहुत ही निजी जानकारी, ये सब इसमें आता है। तो फिर ये तो एक बहुत ही मुश्किल बैलेंसिंग एक्ट है। एक तरफ नागरिक का जानने का हक है और दूसरी तरफ देश चलाने की जिम्मेदारी। ये कानून तो जैसे एक रस्सी पर चलने जैसा है। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। ये कानून एक रस्सी पर चलने जैसा ही है और इसकी प्रस्तावना उस रस्सी को थामे रखने वाले 2 खंभों के बीच के तनाव को मैनेज करने के नियम बताती है। अच्छा। सोर्स में एक बहुत खूबसूरत शब्द इस्तेमाल हुआ है, सामंजस्य, हार्मोनाइज। हाँ, इसका मकसद किसी एक हित को दूसरे पे जिताना नहीं है। इसका मकसद है इन विरोधी हितों के बीच एक संतुलन, एक सामंजस्य बनाना। और इसमें सबसे ऊपर क्या रहेगा? लोकतांत्रिक आदर्श, द डेमोक्रेटिक आइडियल, वो हमेशा सबसे ऊपर रहेगा। तो ये कानून सिर्फ खुलेपन के बारे में नहीं है, ये एक विनियमित और संतुलित पहुंच, मतलब अ रेगुलेटेड एंड बैलेंस्ड एक्सेस का ढांचा है। ठीक है, तो ये तो हुई कानून के पीछे की बड़ी सोच। इसका क्यों?
लेकिन अब जरा जमीनी हकीकत पर आते हैं। ये कानून असल में है क्या, कहाँ लागू होता है और कब से शुरू हुआ, ये सब हमें धारा 1 में मिलता है, राइट? एग्जैक्टली। प्रियम्बल हमें फिलॉसफी बताती है और सेक्शन 1 हमें, जिसे कहते हैं, नट्स एंड बोल्ट्स देता है। इसके 3 सीधे साधे हिस्से हैं। पहला, इसका आधिकारिक नाम, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005। ठीक है। दूसरा, इसका विस्तार, ये पूरे भारत पर लागू होता है। और तीसरा, जो काफी दिलचस्प है, इसका लागू होना, मतलब कमेंसमेंट। 1 मिनट, मतलब पूरा कानून एक ही दिन में लागू नहीं हुआ? ये तो अजीब बात है। हाँ, नहीं हुआ। किसी भी कानून को टुकड़ों में क्यों लागू करेंगे? ऐसा लगता है जैसे सरकार खुद ही तैयार नहीं थी। आपकी बात में दम है, पर इसके पीछे एक बहुत सोची समझी वजह थी। सोर्स इसे प्रशासनिक तैयारी यानी एडमिनिस्ट्रेटिव प्रिपेयर्डनेस सुनिश्चित करना कहता है। प्रशासनिक तैयारी? हाँ, जरा सोचिए, भारत जैसे विशाल देश में रातों रात इस तरह का कानून लागू करने के लिए किस स्तर की वो मशीनरी चाहिए होगी। मतलब ये कि हर सरकारी दफ्तर में पंचायत से लेकर प्रधानमंत्री कार्यालय तक आपको लोक सूचना अधिकारी नियुक्त करने थे, पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर्स। राइट, PIOs। फिर उन लोगों को ट्रेन करना था कि जानकारी कैसे देनी है, रिकॉर्ड कैसे मेंटेन करने हैं। फिर अगर कोई अधिकारी जानकारी ना दे तो अपील कहाँ होगी? हाँ, अपील का प्रोसेस भी तो होगा। बिल्कुल, उसके लिए आपको केंद्रीय और राज्य स्तर पर सूचना आयोगों का गठन करना था। ये एक बहुत बड़ा ढांचागत काम था। अगर आप बिना तैयारी के से लागू कर देते तो ये कानून पहले ही दिन फेल हो जाता। ओके, सो दे वर बिल्डिंग द स्टेडियम बिफोर स्टार्टिंग द मैच। तो कौन से हिस्से पहले लागू हुए और कौन से बाद में? कानून पास होते ही वो हिस्से तुरंत लागू हो गए जो इस मशीनरी को बनाने के लिए जरूरी थे। जैसे धारा 12 और 15, जो केंद्र और राज्य स्तर पर सूचना आयोगों के गठन की बात करती हैं। मतलब वो संस्थाएं जो इस कानून की पहरेदार या अंपायर बनेंगी। अच्छा। इसी तरह धारा 13 और 16 इन आयोगों के सदस्यों की नियुक्ति और सेवा शर्तों के बारे में थी। लेकिन वो मुख्य प्रावधान जिनका इस्तेमाल करके आम नागरिक जानकारी मांगता है। हाँ, वही, वो कानून बनने के 120वें दिन लागू हुए। 120 दिन? मतलब लगभग 4 महीने का गैप? हाँ, सरकार को ये पूरा सिस्टम खड़ा करने के लिए लगभग 4 महीने का वक्त दिया गया। ये एक बहुत ही व्यवहारिक, एक प्रैक्टिकल कदम था। इसका मकसद ये सुनिश्चित करना था कि जब आम आदमी अपना पहला RTI आवेदन दे तो दफ्तर में कोई हो जो उसे लेना जानता हो और उस पर कार्रवाई कर सके। ये कानून को कागज से हकीकत में उतारने की तैयारी थी। ये तो काफी सोचा समझा प्लान लगता है। सो वी हैव द व्हाई, द फिलॉसफी ऑफ बैलेंस एंड द व्हाट, द बेसिक रोल आउट। लेकिन ये सब भारत के बड़े लीगल फ्रेमवर्क में कहाँ फिट होता है? ज्यादा बुनियादी चीज से है। ये बहुत जरूरी सवाल है और सोर्स इसका सीधा जवाब देता है। ये कानून हवा में नहीं बना है, तो इसकी जड़ें सीधे भारत के संविधान में है, खास तौर पर संविधान के अनुच्छेद 19(1)(a) में। आर्टिकल 19(1)(a)? हाँ। ये तो भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की गारंटी देता है, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। जी। लेकिन बोलने की आजादी का जानकारी पाने से क्या लेना देना? मैं तो बिना जानकारी के भी कुछ भी बोल सकता हूँ। आप बोल तो सकते हैं, लेकिन क्या वो एक सार्थक, एक मीनिंगफुल अभिव्यक्ति होगी? इसे ऐसे समझिए, अगर मैं आपको एक बिल्कुल अंधेरे कमरे में बंद कर दूं और पूछूं कि कमरे में रखी पेंटिंग पर आपकी क्या राय है, तो आप क्या कहेंगे? मैं कुछ कह नहीं पाऊंगा, अंदाजा ही लगाऊंगा बस। बिल्कुल, आप कुछ अंदाजा लगा सकते हैं, लेकिन एक ठोस, एक सूचित राय नहीं दे सकते। जानकारी उस कमरे की लाइट है। अच्छा। वो आपको चीजें देखने, समझने और फिर उन पर अपनी राय बनाने की क्षमता देती है। बिना जानकारी के फ्रीडम ऑफ स्पीच सिर्फ शोर है, एक इन्फॉर्म्ड डिबेट नहीं। वाओ, आई नेवर थॉट ऑफ इट दैट वे। जानकारी कमरे की लाइट है। सुप्रीम कोर्ट ने भी कई बार यही कहा है कि जानने का अधिकार, राइट टू नो, अनुच्छेद 19(1)(a) का एक छिपा हुआ लेकिन अभिन्न अंग है। मतलब ये उसमें इम्प्लाइड है? हाँ, इम्प्लाइड है। और RTI अधिनियम उस छिपे हुए अधिकार को एक कानूनी शक्ल देता है, एक प्रक्रिया देता है। ये नागरिकों को वो जानकारी हासिल करने का एक व्यावहारिक साधन देता है जिससे वो लोकतंत्र में सूचित भागीदारी, इन्फॉर्म्ड पार्टिसिपेशन कर सकें। तो एक तरह से ये कानून उस मौलिक अधिकार को जमीन पर उतारता है, उसे असली ताकत देता है। आपने बिल्कुल सही समझा। कमाल है। तो जब कोई नागरिक RTI फाइल करता है तो वो सिर्फ एक फॉर्म नहीं भर रहा होता है, वो असल में अपने एक मौलिक संवैधानिक अधिकार का इस्तेमाल कर रहा होता है। दैट पुट्स अ होल न्यू पर्सपेक्टिव ऑन इट। बिल्कुल,
ये सिर्फ सवाल पूछने का एक जरिया नहीं है, ये एक सूचित नागरिक के तौर पर लोकतंत्र में अपनी भूमिका निभाने का अधिकार है। ये उस पूरी सोच को क्रियान्वित करता है कि असली शक्ति जनता के हाथ में होनी चाहिए और वो शक्ति जानकारी से आती है। तो आज की बातचीत से जो सबसे बड़ी बात मेरे लिए निकल कर आई है वो ये है कि आरटीआई एक्ट सिर्फ जानकारी पाने का एक टूल नहीं है, ये एक फिलॉसफी है, एक बैलेंसिंग एक्ट है। ये नागरिक के जानने के निरंकुश अधिकार और सरकार चलाने की व्यावहारिक जरूरतों के बीच एक नाजुक संतुलन बनाने की कोशिश है। ये आदर्श और व्यावहारिकता के बीच का एक पुल है। और ये एक ऐसा संतुलन है जो कभी भी स्थिर नहीं होता। ये पत्थर की लकीर नहीं है। राइट। इस पर अदालतों में, सूचना आयोगों में और समाज में लगातार बहस होती है और इसे हर रोज नए सिरे से परिभाषित किया जाता है। बिल्कुल, ये एक जिंदा सांस लेता हुआ कानून है। हाँ, और अंत में एक विचार छोड़कर जाती हूँ। जरूर। प्रस्तावना इन प्रतिस्पर्धी हितों में सामंजस्य स्थापित करने की बात करती है। आज के डिजिटल युग में जहां सरकारें बड़े पैमाने पर डेटा इकट्ठा कर रही हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और एल्गोरिदम्स का इस्तेमाल कर रही हैं, उस दुनिया में इस सामंजस्य का क्या मतलब है? ये बहुत बड़ा सवाल है। क्या संवेदनशील जानकारी या कुशल संचालन की परिभाषा बदल जाती है? जब कोई फैसला एक कंप्यूटर एल्गोरिदम लेता है, तो पारदर्शिता का मतलब क्या सिर्फ उस फैसले को जानना है या उस कोड को भी जानना है जिसने वो फैसला लिया? ये सवाल आज पहले से कहीं ज्यादा जरूरी हो गए हैं और आने वाले सालों में आरटीआई के इस संतुलन को यही सवाल तय करेंगे।